नमस्कार, मैं सुमित और आज हमारे साथ है युवा साथी भाई सुनील कॉमरेड साथ हैं। आज उनसे हम कुछ खास बातचीत करेंगे कि कॉमरेड पार्टी की हमारे राजगढ़ विधानसभा में किसने नींव रखी। कम्युनिस्ट पार्टी आजादी से पहले की है और यहाँ स्वतंत्रता सेनानी रहे अपने कॉमरेड भगत सिंह। उनके समय से ये पार्टी है। पहले किसान सभा थी, अंग्रेजों का टाइम था, तब कम्युनिस्ट पार्टी के तहत, और उनके जाने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी की यहाँ स्थापना हुई और वो विधायक बने 2 बार पार्टी। सर, आपने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत कब और कैसे की? छात्र संगठन है SFI, उसमें मैंने काम किया। SFI का प्रदेश का अध्यक्ष रहा और छात्रों की लड़ाई लड़ी, चाहे वो बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की हो, चाहे महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की 30 वर्षी की हो। जो लड़ाई थी छात्र की वो हमने लड़ी, मजबूती से लड़ी और हर एक लड़ाई को हमने जीत के छात्रों के हक में फैसला लिया। और अपना गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज का भूमि आवंटन का मामला था, तो उसके लिए राजगढ़ में हमने 58 दिन यहाँ धरना दिया। उसके बाद में पंचायत समिति की जो जमीन है वो अलॉट हुई। सर, 70 साल के दौरान राजनीतिक पार्टियां आई और गई। सभी क्षेत्रवासियों के लिए आज एक अहम मुद्दा है जल। यह न तो सिंचाई के योग्य जल है और न पीने योग्य। इस पर आपका क्या मत है? बात करें अपने तो 70 साल में जो भी है, तो यहाँ मुद्दों की राजनीति उसमें लोग लगे रहे। उसी का ही परिणाम है कि पीने के पानी की भी यहाँ नौकत है। पहले चांदकोटी से पानी जाता था, वो भी भूमिगत पानी था, वो खत्म हो गया। उसके बाद में ये वाटर वर्क्स वाली जो व्यवस्था थी वो ठीक थी, उसको भी इन्होंने बर्बाद किया। उसके बाद में जर्मनी योजना लेके आए, वो भी कुछ हद तक ठीक थी। अब जो योजना है वो राजनीति के बेस पर रखी है, उसमें ना ही कोई लेवलिंग ना ही कोई पैमाना है और टंकियां तक बनी नहीं है। एक घर में तो 4 इंची का पाइप दे दिया, एक घर में पानी नहीं पहुंचा, नलका ही नहीं डला। तो ये है व्यवस्था, ये राजनीति के कारण। सर, हमारे पड़ोसी तहसील तारानगर में अभी नहर आ गई। वहाँ के क्षेत्रीय विधायक नहर डालने में सफल रहे। ऐसा क्या कारण रहा कि हमारे क्षेत्र में नहर नहीं आ पाई? जो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है उसका पानी अपने यहाँ 1.5 लाख हेक्टेयर रकबा कट गया और जो रकबा बचाओ 10,000 हेक्टेयर ही बचा, तो उन्होंने अपना रकबा बंटवा लिया और एकता सिंगरासर, तारानगर, सरदार शहर और राजगढ़ का ये हिस्सा कट गया। और इसके लिए अपने जनता के बीच में गए और कहा है कि जनता साथ में आए। चाहे वो सिद्धमुख नहर हो, सिद्धमुख नहर का भी रकबा कटा, लोग नूर भादरा की तरफ नहर को लेके गए। यमुना लिंक का जो पानी आना था, आज तक राजस्थान की सरकार ने ये नहीं कहा कि हमें हमारे का पानी। ये बड़ी समस्याएं हैं, इन पे राजनीतिक पार्टियां मजबूती से अपना पक्ष रखे वहां जाए तभी बात बनी। और राजनीति में ये है कि भाई जनता का जो मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं बनेगा तब तक उस पर कोई राजनीतिक पार्टियां बोलेंगी। अब अपने पिछले 4 साल से बोले तो गहलोत जी आए थे तारानगर, तो वहाँ वो कह के गए कि हमें चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर का रकबा बढ़ाएंगे। और सिद्धमुख नहर का है तो सिद्धमुख नहर का किलाबंदी का है, किलाबंदी तो हुई और जितना हिस्से का पानी है वो पानी भी आया है जो अभी वर्तमान में आना चाहिए था। और यमुना लिंक का तो वो कह रहे थे कि 10-10 फुट के 10 फुट के पाइप में हम पानी लेके आएंगे। 1.9 MF पानी है वो अपने राजस्थान के हिस्से का, वो राजगढ़ में लगना है। चूरू की एक राजगढ़ तहसील है उसमें, और झिंगुनी की 4 तहसीलें और सिक्कर के लिए वो पेयजल के लिए पानी था। लेकिन सरकार ने अभी व्यवस्था की है कि वो जो इंदिरा गांधी नहर है उससे पानी लेके आ रहे हैं वहां तो सिक्कर में तो। और इंदिरा गांधी नहर में भी जो अपने 900 क्यूसेक पानी है राजस्थान के हिस्से का, वो पूरा पानी अभी पंजाब छोड़ भी दे तो नहर की अपनी क्षमता नहीं, इसलिए 600 क्यूसेक की छोड़ रहे हैं। और 600 क्यूसेक में भी नहर का लीकेज है, लीकेज के कारण वो पानी 300-400 क्यूसेक के पानी अपने काम नहीं आता। तो अब नहर की रिपेयरिंग चल रही है। न्यू डेवलपमेंट बैंक है जो वर्ल्ड का है, वहाँ से लोन लिया रहा है भारत सरकार ने और पूरी नहर की मरम्मत का काम चल रहा है। जिस दिन नहर की पूरी मरम्मत हो जाएगी, पंजाब पूरा पानी छोड़ने को तैयार है लेकिन अपनी क्षमता नहीं है। हर साल पाकिस्तान में पानी छोड़ा जाता है और वहाँ राजस्थान की केंद्र की सरकार
आपदा राहत कोष से उनको बजट देती है पाकिस्तान में, जो वहाँ फसलें नष्ट होती है, जो आबादी नष्ट होती है उसके एवज। सर जैसे कि आपने पिछले काफी समय से नहर का मुद्दा उठाया, अब सभी राजनीतिक पार्टियां नहर डालने की बातें करें, क्या ये सिर्फ हवाई बातें हैं या वो धरातल पर कुछ कर पाएंगे आज? देखो जी, हमारा कोई राजनीतिक में ज्यादा वो नहीं था, हम कोई चुनाव लड़ने के ज्यादा पक्ष में भी नहीं थे, लेकिन अब दिक्कत ये है कि जो हमने आंदोलन लड़ा, चाहे वो फसल बीमा का हो, चाहे वो बिजली का हो, चाहे जिन लोगों को हमने वहाँ के भेजा वो वहाँ बात रखते नहीं, और हम ये सोचते हैं कि भाई वहाँ आप जाएं तो मजबूती से अपनी बात रखें और अपने हिस्से का जो पेयजल पानी है, वो जो सिंचाई का पानी, वो अपने लिए। सर आपने किसान हित की लड़ाइयाँ लड़ी, आपको किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा? परिस्थितियाँ तो जैसे कोई सन्यासी है वो अपनी तपस्या करता है अपनी परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो हम भी अपनी मंजिल की प्राप्ति के लिए किसान के हक में फैसला करने के लिए तपस्या ही करते हैं। अभी 1.5 साल तक हम सड़क पे रहे, करीब 2021 के फैसले को लेकर, और गांव-गांव में गए, पैदल गए, लोगों को तैयार करके ले गए, बता के आए कि ये दिखते हैं और ये आगे हैं, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियों से बंधे हुए लोग हैं वो वहाँ दिक्कतें पैदा करते हैं कि भाई आप इनके साथ में मत लगो और आप एकजुट मत हो। इसमें कुछ कर्मचारी तबका है वो ज्यादा दिक्कत करता है, कुछ कर्मचारी तबका है जैसे पटवारी एकत्रित रहते थे अपने इलाके में, तो वो तो देखो किसान के हक में उन्होंने जितना किया है इतना शायद ही कोई कर सकता है, और जो जिनको जो तबादला नीति से प्रभावित है वो दिक्कतें करते हैं कि आप एकजुट मत हो। अब शिक्षक है तो शिक्षकों का आंदोलन चल रहा था पीछे, वो अपने हकों के अधिकार के लिए इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन जब किसान की बात आती है तो वही ये बात कहते हैं कि आप एक मत हो, एक होने से क्या फायदा आपका, तो एक होने से ही फायदा होगा। पीछे वो कह रहे थे जब उनकी PLO की ड्यूटी लगी तो वो कह रहे हैं कि हमें पढ़ाने में, राजस्थान में शिक्षा का स्तर इतना डाउन हो गया कि पिछली वसुंधरा सरकार ने 17,000 सरकारी स्कूल बंद किए कि तो गहलोत सरकार कह रही थी कि हम खोलेंगे, लेकिन खोले नहीं, वो कोई 1,000-1,500 स्कूल खोले। तो हमारी कम्युनिस्ट की सरकार है केरला में, तो केरला आज शिक्षा में 1 नंबर पे है। 15 साल हमारे त्रिपुरा में सरकार रही है लगातार, तो त्रिपुरा 2nd नंबर पे है। ये अंतर है उन। सर आप राजगढ़ की नगर पालिका है, उससे आप किस प्रकार से देख रहे हैं? नगर पालिका है, नगर पालिका तो अब एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई। नगर पालिका में ब्रेकर लगे, एक वार्ड में 2-2, 3-3 लाख के ब्रेकर लगे, और पेयजल की है तो पेयजल की भी कोई व्यवस्थित है। अब प्रजापत धर्मशाला है, वहाँ रेलवे लाइन के पास में लोग बचे हुए, वार्ड नंबर कल ही मीटिंग थी हमारी वहाँ, तो वहाँ उनका पहले पानी जाता था रेलवे लाइन के साइड में, और रेलवे ने अपनी जमीन अपने कब्जे में ले ली और वो पानी उधर जा रहा है, तो वहाँ जो घर है उनको बाहर निकलना मुश्किल हो रखा है। वहाँ पूरा मोहल्ले का पानी इकट्ठा हो गया, हर एक मोहल्ले में पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। जब तक सीवरेज की व्यवस्था नहीं करेगी नगरपालिका इसमें समाधान होगा नहीं। अपने यहाँ से राजगढ़ से रड़वा के पास यहाँ नगरपालिका कचरा डालती है तो कोई व्यवस्था नहीं है, कोई अंदर घुसेगा तो राजगढ़ तो देखते ही ये सोचता है कि हम कहाँ शहर है। तो ये व्यवस्था हम चाहते हैं कि नगरपालिका ये व्यवस्था करे। शहरवासियों से भी उम्मीद करते हैं कि अगला जो मूवमेंट होगा उसके उस मूवमेंट में वो साथ देंगे और शहर की समस्याओं को लेकर व्यवस्था को लागू करेंगे। सर जैसे कि हमारा ये तहसील का क्षेत्र है, ये हरियाणा से सीमावर्ती इलाके में आता है, यहाँ पर दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। अपराध बढ़े तो सीधी सी बात है कि जनता के बीच में भय का वातावरण बना। आप इसे किस प्रकार देखते हैं और इसके लिए क्या ठोस कदम उठाने चाहिए? हरियाणा पास में है और यहाँ ज्यादातर मामले आपराधिक मामले होते हैं कि उस तस्करी में जो नौजवान साथी हैं वो उधर जा रहे हैं, तो इसलिए जा रहे कि यहाँ कोई रोजगार की कोई व्यवस्था है, और यहाँ अगर नहर आए, पानी आए, रोजगार के साधन बढ़ेंगे तो उससे वो नौजवान पीढ़ी अपने खेत की तरफ जाएगी, ना कि अपराध की तरफ। और हरियाणा पे अपने पास में उधर कम है अपराध, इसलिए ही है कि वहाँ रोजगार के साधन है, लोग खेती पे निर्भर है। यहाँ की खेती ऐसी है कि या तो कोई बच्चा ट्रांसपोर्ट में जाएगा या फिर अपराध के रास्ते में जाएगा, और शिक्षा का स्तर इतना डाउन है कि कोई बच्चा पढ़ लिख के ये सोचना चाहिए कि अपने रोजगार लग जाएंगे, सरकारी नौकरी लग जाएंगे। तो हर एक पेपर इस सरकार ने लीक किया है, पिछली सरकार ने लीक किया है। अब हर एक पेरेंट्स के दिमाग में ये है कि हम अपने बच्चे को कहीं से पेपर ला के दे देते, 5 लाख लगे 10 लाख लगे, वो पेपर ला के हम दे और हमारा बच्चा नौकरी लग जाए। ऐसी स्थिति होगी तो
अपराध की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। तो हम तो ये उम्मीद करते हैं कि संगत के रास्ते में आप आओ, तो संगत के रास्ते में आप आओगे तो मुसीबतें आएंगी, आपको भूख प्यास भी आपको सहन करनी पड़ेगी, लेकिन आपका अंतिम चरण सही हो। सर आप पिछले काफी समय से गांव गांव गए, ढाणी ढाणी गए, आपने वहां पर वोट भी किया, किसानों को जागरूक करने का काम किया, मूवमेंट किया, लेकिन किसान काफी हद तक कुछ हद तक जागरूक हुए, लेकिन काफी हद तक वैसे के वैसे ही है जैसे पहले की रीति आज भी वैसी देखने को मिलती है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो किसान ये है कि हमारी पहुंच हर एक किसान तक हुई नहीं। हमारा किसान सभा संगठन है, किसान सभा का मैं तहसील का सचिव हूँ, राज्य कमेटी हूँ, यहाँ 10,000 में राजगढ़ की 9,000 मेंबरशिप है, दूसरा हम 19,000 लोगों को भी अपने साथ कर पाए संगठन। तो हमें भी जरूरत है कि हम अपना दायरा बढ़ाएं, किसान संगठन को मजबूत करें और उनको उनके मुद्दों के लिए एकजुट करके उनको लेके बात करिए। तो सर आप तो किसान कौम के लिए जो कर रहे हैं आज, उसमें आपको क्या कुछ करने के आगे जो आवश्यकता है, किस प्रकार की चुनौतियां हैं, ये सब आप किस प्रकार से आगे मैनेज करेंगे? हमारा नारा है कि हर किसान किसान सभा में हर एक गाँव में अपनी कमेटी बनाए। तो हर एक किसान जब किसान सभा में आएगा तब तो लगे हुए हर एक किसान को किसान सभा में लाएंगे, हर एक गाँव किसान का संगठन बनाएंगे और मजबूत करेंगे। और चाहे बीमे की लड़ाई हो, चाहे बिजली की लड़ाई हो, चाहे नहर की लड़ाई हो, और मजबूती से लड़ेंगे। पिछली वसुंधरा सरकार ने बिजली की दरें बढ़ाई थी कृषि कनेक्शनों की, तो इसी लाल झंडे ने पूरे राजस्थान के किसान को एकजुट करके वो बिजली की दरें घटवाई। और आज तक सरकारें बदलती रही, कोई भी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं कि अपने बिजली की दरें बढ़ा, ये इस लाल झंडे। सर जैसा कि हम पिछले काफी समय से देख रहे हैं, लाइट एक बड़ा मुद्दा है। घरेलू लाइट होता है, वो कनेक्शन लाइट हो, कृषि कनेक्शन लाइट, घरेलू लाइट तो अब पिछले 5 साल में मिली ही नहीं है। इसके लिए बहुत सारे प्रयास भी किए, लेकिन सरकार ने बहाने बनाए कि कोयला खत्म हो गया, ये हो गया, वो। इसका किस प्रकार से देखते हैं? सिर्फ कोयले या कोई बिजली का उत्पादन एक नहीं रहा, सोलर है, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर अब है बिजली का। लेकिन एक तरफ तो राजस्थान सरकार है बिजली बेच रही है, पूरे देश में बेच रही है, और अपने राज्य में स्थिति खराब हो रखी है। तो ये मिसमैनेजमेंट है। अगर वो सही तरीके से व्यवस्था करते तो ऐसी दिक्कत आती है। बिजली की कोई कमी नहीं है राजस्थान में, लेकिन राज का जब ध्यान होगा जनता की तरफ तभी बात बनेगी। राज अपना राज बचाने के लिए लगा रहा पिछले 5 साल, जनता की तरफ उठने के। सर आप इस बार विधानसभा चुनकर जाते हैं, तो ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जो आप प्रमुखता से उठाना चाहेंगे? एक तो शिक्षा, हर एक सरकारी स्कूल में व्यवस्था हो, एक शिक्षकों की तबादला नीति में सुधार किया जाए। तो कोई भी शिक्षक हो उसकी दिक्कत ही रहती है कि उसको कहीं बाहर ना ट्रांसफर कर सके। जब तक इसकी व्यवस्था नहीं बनेगी तो शिक्षक दबाव में रहेगा और वो कोई सही फैसला नहीं कर सकेगा। आज कोई शिक्षक अगर कह रहा है कि भाई कांग्रेस को वोट दो, बीजेपी को वोट दो, तो कहीं ना कहीं भय से ग्रस्त है। तो वो दूसरा किसानी का जो है वो अब लगे हुए हैं, वहां जाते हैं तो और मजबूती से भी अपना पक्ष रखेंगे। और नहर का, बिजली का, ये मुद्दा हम प्रमुखता से उठाएंगे। कर्ज माफी का है तो किसान का पूरा कर्जा सरकार माफ करे। राजस्थान सरकार ये कह रही है कि हमारी पास इतना बजट है नहीं किसान का पूरा कर्जा माफ करने के। ये सब झूठी बातें हैं। माइनिंग का इतना रेवेन्यू आता है राजस्थान सरकार के पास कि पूरे देश में इतना नहीं आता, लेकिन वो ब्लैक मेलिंग है, एक जगह उसकी चोरी हो रही है। और उसमें जब तक सरकार अंकुश नहीं लगाएगी इतने रेवेन्यू बढ़ेगा। नेताओं का रेवेन्यू बढ़ रहा है, राजस्थान सरकार का रेवेन्यू बढ़ रहा है। और मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे और नहर लिखेंगे। सर पिछले समय हमने एक वीडियो वॉच किया, उसमें देखा गोविंद सिंह डोटासरा बोल रहे थे कि हमने तो ये लिखित में केंद्र सरकार को भेजा था कि सभी किसानों को कर्जा माफ कर दें, लेकिन केंद्र सरकार ने इसकी अप्रूवल नहीं दी। तो इसे आप एक राजनीतिक जुमला समझते हैं या कोई और? जब केंद्र के भरोसे हैं तो फिर राहुल गांधी यहाँ के क्यों कह के जाए कि हम 10 दिन में कर्जा माफ करते हैं? जब इनकी श्रद्धा ही नहीं है फिर केंद्र की वापिस चिट्ठी लिखने में क्या मतलब है? केंद्र ही सही होता तो केंद्र तो ये जो 3 काले कानून लेके आए वो लेके नहीं आता। लेकिन सर जो आप कह रहे हो कि उन्होंने केंद्र को चिट्ठी क्यों लिखी, उनका कहना था कि ये केंद्रीय बैंक है और केंद्रीय बैंकों
का जो कर्जा माफ है उसमें केंद्र सरकार अहम रोल अदा करती है, तो ये भी कारण हो सकता है। नहीं, केंद्र बैंक तो केंद्र ही है, लेकिन बैंक को जो ऋण देना है, किसान को देना है, वो जिसका जितने रुपए का ऋण है वो बैंकों के पास राजस्थान सरकार उनकी डिटेल मंगाए, उनका कर्ज माफ करे। किसी पूंजीपति का माफ करना होता तो तब तो झटके से कर देते, चाहे राजस्थान सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। ये तो बाद में आप उनसे पूछता, मोदी के साथ रहते हैं अमित शाह, हाँ वो कह रहे हैं तो किसानों का जो कर्ज माफ करता है, इससे तो चुनावी जुमला था। तो वो तो इस नीति पे आ गए कि वो तो किसानों को समझ ही नहीं रहे, वो तो जुमला बात सरकार है, चाहे राजस्थान सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। ये कोई कांग्रेस की नीति अलग नहीं है। ये आपने राजगढ़ में भी देखा, ये पीछे जब कांग्रेस की सरकार गिर रही थी राजस्थान में, तो ये कांग्रेस की नीति दोनों एक होकर सड़क पे आ गई। इनमें कोई असर है नहीं, है अपने राजनीतिक फायदे के लिए अलग अलग चेहरे लेके आती है, बाकी मूल रूप से ये। सर जैसे पिछले समय से हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार कई नीतियां लेकर आई, जिनमें जल संरक्षण की नीति थी, राजस्थान सरकार को उसका रेवेन्यू भी दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर काम नहीं हुआ। सर जो ये जर्मन का जो ये पेयजल प्रोजेक्ट है, इसके बारे में पेयजल वाले क्या, पेयजल वाले में तो केंद्र की राज्य की दोनों की ज्वाइंट है, और इसमें जब तक व्यवस्था नहीं बनेगी तब तक बात बनेगी नहीं। ये तो जिम्मे के लिए भी कह रहे थे कि राज्य वाले कह रहे थे केंद्र नहीं गड़बड़ करी, केंद्र वाले कहते राज्य वाले जब तक विधायक हो चाहे सांसद हो, दोनों नीति से नहीं लगेंगे ना ईमानदारी, इसमें वो कोई भी योजना को फ्लॉप ही करेंगे, धरातल पे नहीं देंगे। सर आप हमारे चैनल के माध्यम से व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं कि भाई आप जनता की आवाज़ उठा रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जनता के बीच में आवाज़ लेके जाओ, चाहे कोई सी पार्टी की हो चाहे कोई सी बात हो, जो जनता को सही लगे वो आप कमेंट करें, वो जनता के बीच में बताएं। अगर हमारे में कोई गलत बात है तो आप हमें भी बताएं कमेंट के माध्यम से, और ये भी कोई गलत बात करते हैं तो आप उनको भी बताओ। कोई गलत का फैसला तो जनता ही। सर आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमें टाइम दिया, इसके लिए आपका